सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 58। पिछले पाठ में हमने राहु ग्रह को समझा था और आज हम केतु ग्रह को समझने जा रहे हैं। राहु के बारे में मैंने आपको बताया था कि राहु एक भ्रम है, राहु एक शो ऑफ है, राहु हमारी डिजायर्स है, राहु हमें हर चीज से बांधता है। तो राहु एक बंधन है। और जो हमारा केतु ग्रह है वह आध्यात्मिक है, वह हमें हर चीज से अटैचमेंट भी देता है और डिटैचमेंट भी देता है। राहु को एक मुक्ति कहा गया है, कहते हैं ना मोक्ष का कारक केतु। तो लोग केतु को मोक्ष से जोड़ते हैं। तो मोक्ष आदमी को कब मिलेगा? अब किसी भी पर्सन को मोक्ष कब मिलेगा? जब वह अपनी सारी सुख सुविधाएं, अपना जीवन, अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जब सब चीजें पूरी कर लेता है तो हम कहते हैं ऐसे जातक को मोक्ष मिल जाता है। तो मतलब कि हर अपनी इच्छा को पूरा कर लेने के बाद जब वह मुक्ति के मार्ग में आता है तो मुक्त हो जाता है। कोई भी आपको डिप्रेशन है, कोई भी आपको टेंशन है, किसी भी काम में आप इन्वॉल्व हो तो आप कहते हो पहले मेरा एक काम खत्म हो जाए फिर मैं आराम से रिलैक्स हो जाऊंगा, फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊंगा। तो वो जो उस आनंद के सुख की प्राप्ति हमें कराता है वह हमें केतु है। केतु कहता है पहले काम को कर, पहले आपको बिल्कुल अटैचमेंट कर देगा कि आप उस काम में लगे रहो, उस काम को करके दिखाओ। और जब वो आपका काम पूरा हो जाता है तो फिर वो कहता है अब रिलैक्स हो जाओ, अब टेंशन खत्म कर दो। तो इसका मतलब पहले वो हमें अटैचमेंट देता है, फिर हमें डिटैचमेंट देता है। तो केतु अटैचमेंट भी है और केतु डिटैचमेंट भी है। अब आप कहोगे मैंने डिटैचमेंट का सुना था, अटैचमेंट का सुना था, अब एक नई भाषा और आ गई। तो मेरे को लगता है कि केतु अटैचमेंट भी है और डिटैचमेंट भी है, मगर मैं केतु को बदलाव का नाम देता हूं। केतु एक ट्रांसफॉर्मेशन है, हर चीज का बदलाव है। आप देखते हो ये काल चक्र एक समय है जो कि हमारा एक जन्म जाता है और दूसरा जन्म आता है। तो जब भी हम किसी जन्म से अगले जन्म में आते हैं तो हम अपने पूर्वार्जित कर्मों को साथ लेकर आते हैं। उन पूर्वार्जित कर्मों का लेखा जोखा सिर्फ केतु ग्रह के पास होता है, क्योंकि हमने अपने पिछले जन्म में किन्हीं कामों को पूरा कर लिया है और कोई काम हमारे करने बाकी थे। अब अगर जिन कामों को मैंने पूरा कर लिया है तो क्या उनका सुख भोगने की मेरी इच्छा नहीं होगी? और जिन कामों को मुझे करना था, मेरी यात्रा समाप्त हो गई और मैं कर नहीं सका, तो क्या उन कामों को मुझे इस जन्म में करना नहीं होगा? अब मुझे पिछला जन्म और अगला जन्म तो याद नहीं है, मगर केतु हमसे उस तरह के कर्म जरूर करवाता है। तो जब हमें जिस चीज की नॉलेज नहीं होती और हमसे वो काम करवाया जाता है तो हम इरिटेट होते हैं या फिर मजबूरी में या जबरदस्ती उस काम को करते हैं। तो केतु हमें हर चीज को ज्यादा मेहनत करवाकर उसने आपसे जो कर्म करवाना है वह करवा ही लेता है। तो इसलिए केतु को हम कहते हैं कि वह अपने पूर्वार्जित कर्मों के साथ चलता है। तो वह कुंडली के 12 भावों में जिस भी घर में विराजमान होता है तो उस घर से संबंधित कोई ना कोई लायबिलिटीज, कोई ना कोई बेनिफिट या कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी जरूर बाकी होती है, जिससे कि हम उस यात्रा को आरंभ करते हैं। कहते हैं ना अंत ही आरंभ है। किसी भी चीज का अंत हो जाता है तो हम कहते हैं ये काम खत्म हो गया। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब ये काम जो खत्म हुआ है अब तो हमारी सही यात्रा शुरू हुई है। मान लीजिए मैंने इंटर के एग्जाम दिए, मैं कहता हूं मेरा इंटर का एग्जाम हो गया, मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, तो अब हमारा एक काम तो खत्म हो गया, मगर अब हमें बीकॉम की या किसी कोर्सेज की या किसी नए काम को करने की शुरुआत करनी है। अगर हमारी मृत्यु हो गई, हमें नया जन्म मिल गया, तो एक कर्म हम खत्म करके आए, हमारा दूसरा कर्म शुरू हो गया। जब हम पैदा होते हैं तो हम पहले बच्चे होते हैं, फिर हम बचपन देखते हैं, फिर हम जवानी देखते हैं, फिर हम बुढ़ापा देखते हैं। तो कोई भी चीज क्या कभी स्टिल हो रही है? हर चीज बदल रही है। हमारे मौसम, हमारी प्रकृति, हर चीज में परिवर्तन है। कहते हैं ना कोई भी चीज स्थिर नहीं है, क्योंकि वह हर चीज एक बदलाव है। पहले हम बचपन में होते हैं तो हमें बचपन बहुत प्यारा लगता है, फिर हम जवानी में आते हैं तो हमें जवानी बहुत प्यारी लगती है, और जब हम बुढ़ापे में आते हैं तो हमें बुढ़ापा अच्छा लगने लग जाता है।
तो क्या हम अपनी मर्जी से इन सब चीजों को धारण करते हैं? नहीं, प्रकृति हमसे स्वयं इन कामों को कराती चली जाती है और हम करते चले जाते हैं। उसी तरह से ये केतु ग्रह भी है कि जो हमसे हो या ना हो, हमें उस काम को करना होता है, क्योंकि वह हम अपने पूर्वार्जित कर्मों से उसे साथ लेकर आए हैं। इसलिए केतु अटैचमेंट भी है, केतु डिटैचमेंट भी है, और मेरी नजर में केतु एक बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है। हर तरह का बदलाव हमें केतु देता है। अब कुंडली के 12 भावों में केतु किस तरह का फल देता है, यह आपको समझाने का प्रयास करता हूं। आप भी जानते हैं, जिस तरह राहु जिस ग्रह के साथ बैठता है उसी तरह के फल ले लेता है। जिस राशि में बैठेगा उसका प्रभाव ले लेगा और उसी तरह कार्य करेगा। तो उसी तरह से केतु भी है। बस राहु दिखावा करता है और केतु दिखावा नहीं करता है। राहु हमें हर चीज से बांधता है, हमें बंधन देता है, और केतु हमें हर चीज से डिटैचमेंट करता है, हमें मुक्ति की तरफ लेके जाता है। मगर हमारा किसी भी चीज से डिटैचमेंट कब होगा? पहले वो चीज हमारे पास होनी भी तो चाहिए। अगर मैं किसी चीज से अटैच होऊंगा तभी तो मुझे डिटैच करेगा। इसका मतलब कि वह पहले हमें अटैचमेंट की तरफ लेके जाता है। वो कहता है तेरा ये कर्म बाकी है, तुझे ये कर्म करना है, और जब हमारा कर्म वो पूरा हो जाता है तो वह हमें उससे दूर डिटैचमेंट मतलब बदलाव की तरफ लेके जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि केतु डिटैचमेंट नहीं, अटैचमेंट नहीं, केतु बदलाव है। हो सकता है मेरी बात आपको गलत लगे, मगर मैं समझाने का जो प्रयास करूंगा उससे शायद आप मेरी बात को समझ सकें कि केतु बदलाव है। अब हम जानते हैं कि शनिवत राहु कुजवत केतु, कुज मीन्स मंगल को कुज कहा जाता है। अब जो हमारे राहु देव हैं वह शनि देव जी की तरह कार्य करते हैं, और जो हमारे केतु ग्रह हैं वह मंगल देव जी की तरह कार्य करते हैं। हमारे मंगल देव जी की दशा भी 7 साल की होती है, और हमारे केतु जी की दशा भी 7 साल की होती है। अब मंगल का जैसा स्वभाव होता है वैसा स्वभाव ही केतु का भी होता है, मगर मंगल हमें हर चीज में बल देता है, हमें फोर्स देता है। तो क्या केतु हमें फोर्स नहीं देता? केतु हर चीज की उत्पत्ति करता है, उसकी वृद्धि करता है, वो चीज हमें दिखाई नहीं देती। मंगल से हमें बल समझ आता है, हम महसूस कर पाते हैं, मगर केतु जो हमें देता है हम उसे समझ नहीं पाते, देख नहीं पाते। अगर आज आपकी बॉडी में कोई इंजेक्शन लगाया जाता है तो आपको मेडिसिन दी जाती है तो हमें दिखती है, वह राहु होता है कि हाँ हमने कोई मेडिसिन हमारे बॉडी के अंदर गई है। और अगर कोई लोग आप देखते हैं मेडिटेशन से ठीक करते हैं, कई लोग रेकी से लोगों को ठीक करते हैं, तो वह जिस एनर्जी या जिस पावर से आपको ठीक करते हैं वह दिखाई नहीं देती। क्योंकि हम जब भगवान से प्रे करते हैं या उससे कुछ मांगते हैं तो जो हमें देता है या हम कुछ भी करते हैं वह हमें दिखाई नहीं देता। तो वो आध्यात्मिक पावर, वो रिलेशंस, वो हमें केतु देता है। तो केतु की पावर्स दिखाई नहीं देंगी और राहु की पावर्स बहुत ज्यादा दिखाई देती है। मेरा प्रयास सबसे पहले आपको केतु ग्रह को समझाने का है कि केतु है क्या। क्योंकि हम कुंडली के 12 भावों में केतु को देखते हैं और उसकी बुराइयां करना शुरू कर देते हैं। केतु है तो हमें चोट देगा, केतु है तो हमारी बुरी हालत कर देगा, केतु हर तरह से हमारे लिए नेगेटिव 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 होगा। नेगेटिव को समझ तो ले कि किस तरह का नेगेटिव होगा। अब अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल हमें बल देता है, बुध हमें बुद्धि देता है, गुरु हमें ज्ञान देता है, शुक्र हमें लग्जरी देता है, राहु हमें दिखावा देता है। केतु हमें क्या देता है? केतु हमें मुक्ति का मार्ग दिखाता है, केतु हमें अध्यात्म से जोड़ता है, केतु हमें भगवान से जोड़ता है। आज एक भगवान को भक्त से क्या चाहिए, और या अगर भक्त भगवान से मिलना चाहता है तो उसके लिए उसे क्या चाहिए? अगर हम गुरु से देखें तो गुरु ज्ञान देगा, शुक्र हमें लग्जरी देगा, सूर्य हमें फेम देगा, मंगल हमें बल देगा, राहु हमें दिखावा देगा। तो केतु हमें भाव देता है, केतु हमें भगवान से अटैच करने का मार्ग देता है। तो केतु जो देता है वह हमें कोई भी ग्रह नहीं देता। केतु सिर्फ देने का भाव है,
केतु सिर्फ आपको देने के लिए आता है। जो भी आपके पूर्वार्जित कर्म होते हैं, जो भी आपके काम अधूरे होते हैं, वह उनको पूरा करवाने आता है, और जिन कामों को हम पूरा कर चुके होते हैं वह उनका आपको सुख दिलाने आता है। और जब हमारी ये सुख और दुख की यात्रा पूरी हो जाती है तो हमें मुक्ति के मार्ग पर ले जाने का कार्य भी केतु ही करता है, और वह हमें एक बदलाव से दूसरे बदलाव की तरफ लेकर जाता है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, केतु डिटैचमेंट नहीं है, केतु अटैचमेंट नहीं है, केतु एक बदलाव है। अब अगर कुंडली के पहले भाव में हमारे केतु देव विराजमान होंगे, अब पहले घर में केतु होगा तो ऐसा आदमी आध्यात्मिक हो सकता है, ऐसा आदमी थोड़ा सा इरिटेट हो सकता है, ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा जिद्दी भी होता है, क्योंकि केतु को हर काम करवाना है, चाहे हंस के करो या रो कर करो, तो हमें वो करना है। तो इसलिए ऐसे लोगों में थोड़ी सी जिद्द दिखाई देती है, या ऐसे लोगों में इरिटेशन दिखाई देता है, या फिर ऐसे लोग एक सही समय आने पर अच्छे आध्यात्मिक भी होते हैं। ऐसे व्यक्ति जब ज्ञान की बातें करेंगे तो कहिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करें। ऐसे व्यक्ति का मेन मोटिव अपने व्यक्तित्व को निखारने का होता है, अपने आप को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का होता है। तो इनकी सबसे पहली थीम अपने व्यक्तित्व को ऊपर से ऊपर, क्योंकि केतु हमारी ध्वजा है, केतु हमारी ऊंचाई है, केतु हमारी सूक्ष्मता है। हर चीज को सूक्ष्मता से, गहराई से देखना और उसका रिजल्ट करना, ये केतु का काम है। अगर किसी भी तरह की कोई एलर्जी होती है, जैसे हैजा है, मलेरिया है, अभी कोरोना आया था, वैसे तो कोरोना मैन मेड था, ये बनाया गया था, इसलिए हम उसे राहु से रिलेट करेंगे, मगर अगर कोई प्राकृतिक आपदा होती है तो उसे हम केतु से रिलेट करते हैं। तो केतु जो देता है वो प्राकृतिक आपदा होगी। तो अब केतु जैसा ग्रह जब लग्न में विराजमान होगा तो ऐसा व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को सूक्ष्मता के साथ निखारने की कोशिश करेगा। वह हर उस पहलू पे सोचेगा जिस पहलू पे हमारी सोच नहीं जाती है, और वह अपने व्यक्तित्व को निखारने के बाद अपने आप को पता नहीं किस मार्ग पर ले जाएगा, जिसे हम मुक्ति का मार्ग भी कह सकते हैं, जिसे हम अध्यात्म का मार्ग भी कह सकते हैं, या ये कह लीजिए कि उसकी सोच को पकड़ पाना या उसको समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिस वजह से लोग कहते हैं ये बड़ा इरिटेटिंग पर्सन है, ये तो बड़ा जिद्दी पर्सन है, इसकी तो बातें मेरी समझ से पार हो जाती हैं, इसको तो समझ पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो जिनके लग्न में केतु विराजमान होता है उनको इस तरह की सोच के साथ लोग ज्यादा देखते हैं। अब केतु ग्रह में भी थोड़ी सी अलगाव की भावना देखने को मिलती है, क्योंकि वह हमें हर चीज से दूर करता है। हम कहते हैं ना, वो अटैचमेंट के बाद हमें डिटैचमेंट देता है, तो इसलिए उसमें थोड़ा सा अलगाव भी दिखाई देता है। तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर आपको अकेले में या फिर किनारों पर, कहते हैं ना, अगर हमारा घर भी है तो हो सकता है हम घर के किसी कोने में ज्यादा बैठे रहते हो। अगर मेरा 4 लोगों के बीच में मेरा टेबल भी लगा है तो मैं अपने आप में ज्यादा रिजर्व रहता हूं, मैं अपने काम से मतलब रखता हूं, मैं लोगों में ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता हूं। तो केतु के इस तरह के प्रभाव लग्न में अगर बैठा हो तो देखने को मिलते हैं। ऐसे लोग किसी मेजॉरिटी में, किसी पार्टी में जाते हैं तो किनारे किनारे रहना ज्यादा पसंद करते हैं, वह अपने आप में ही मस्त रहना ज्यादा पसंद करते हैं, और लोग कहते हैं कि यार ये ज्यादा मिक्सअप होना नहीं चाहता, इसका तो नेचर ही ऐसा है। तो केतु नेचर वाले व्यक्ति ज्यादातर आपको कोनों में, किनारों में या अपने आप में मस्त दिखाई देते हैं। अब अगर हमारा केतु 2 नंबर घर में विराजमान होता है, दूसरा घर जिसे हम वाणी का स्थान कहते हैं, जिसे हम अपना कुटुंब कहते हैं, अपना परिवार कहते हैं, केतु अगर 2 नंबर घर में हो तो ऐसे लोगों को अपनी जिम्मेदारियां पूरे करने का बहुत ज्यादा रहता है कि पहले मैं अपनी ये जिम्मेदारी पूरी कर लूं, फिर मैं अपने बारे में सोचूंगा। दूसरे घर में केतु हमें हमारी जिम्मेदारियों के साथ जोड़ता है, हमें हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर होती है, हम पे उसका एक प्रेशर या एक दबाव होता है कि ये जिम्मेदारी हमें ही पूरी करनी है। ऐसे व्यक्ति जो थोड़े से इरिटेशन वाले होते हैं, या फिर ये अपने काम को बड़ी स्पीड से करने के कारण, दूसरा घर जो हमारा वाणी का स्थान है, इनकी वाणी में ऐसा दिखता है कि ये बड़ी तेज तेज बोल रहे हैं, या ये ऐसा चाहते हैं कि हर काम बड़ी स्पीड से हो जाए। तो हर काम को तेजी से दिखाना या अपनी वाणी में तीव्रता दिखाना ऐसे लोगों के नेचर में होता है।
और कभी कभी इनका अपने दिमाग की तरंगों के साथ वो संतुलन नहीं बैठ पाता, जिस वजह से ऐसे लोग थोड़ा सा हकलाने लग जाते हैं। अगर केतु दूसरे घर में पीड़ित हो तो लोगों को हकलाने की या फिर तेजी से बोलने की या फिर बिल्कुल रुक रुक के बोलने की, क्योंकि हमारा ग्रह है जिसके साथ ये बैठेगा वह नेगेटिव रूप में है कि पॉजिटिव रूप में है, वह किस राशि में है। अब अगर शनि के साथ बैठा होगा तो बोलिए इनकी वाणी बड़ी रुक रुक के चलती हो, और यही मंगल के साथ बैठा होगा तो ये इतनी स्पीड से अपनी बात कर जाए कि सुनने में सोचना पड़ेगा यार इसने अभी बोला क्या था, मैं तो सुनना ही भूल गया, ये क्या बोल के चला गया। तो ऐसे जातकों का इस तरह का स्वभाव दूसरे घर में देखने को मिलता है। जिनके 2 नंबर घर में केतु होता है, ऐसे लोगों को एंटिक पीस का या फिर पुरानी चीजों को जोड़ने का या उनका संग्रह करने का या उन्हें संचित करने का बड़ा शौक होता है, क्योंकि ये हमारा संचित कर्म का स्थान भी है, ये हमारे संचित धन का स्थान भी है। तो जब केतु दूसरे घर में होता है तो ऐसे लोग आप देखते होंगे पुराने पुराने नोट जोड़ के रखना, पुरानी पुरानी चीजों को संभाल के रखना। तो इस तरह का स्वभाव भी 2 नंबर के घर के केतु में देखने को मिलता है। अब बुरे ग्रह का स्वामी बुरे स्थान में जाएगा तो अच्छा फल करेगा। अब केतु जैसा ग्रह 3 नंबर घर में जाएगा तो वह हमें किस तरह का प्रभाव देगा। बुरे ग्रह का स्वामी बुरे घर में आया तो अच्छा रिजल्ट देगा, मगर तीसरे घर में अगर ये किसी महिला की पत्रिका हो तो ऐसे लोगों को मैंने मिसकैरेज होते हुए देखा है। इनके अबॉर्शन या मिसकैरेज आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे, क्योंकि केतु हमें हर चीज़ के लिए बहुत मेहनत कराता है। वह हम जिस चीज़ को पाना चाहते हैं उसके लिए स्ट्रगल कराता है। जब हमें उस चीज़ की वैल्यू समझ में आ जाती है तब हमें वह चीज़ मिलती है, और जब हमें वैल्यू समझ आ जाती है और हमें वो चीज़ मिलती है तो हम उसकी बहुत कदर करते हैं। तो तीसरे घर में अगर केतु होगा तो ऐसा व्यक्ति अगर खिलाड़ी बनना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद वह खिलाड़ी बनेगा, और जब वह खिलाड़ी बन जाएगा तो वह एक अच्छी महारत हासिल करता है, क्योंकि केतु की 9वीं दृष्टि वृद्धि के स्थान पर भी जाती है। तो ऐसे जातक बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई टीचर है, पहले तो आपको पढ़ाने की या पढ़ाई को सीखने की भूख बनी रहेगी, जिसे मैं आपको अटैचमेंट का नाम दे रहा हूं। आप कहोगे मुझे पढ़ाना है, मुझे बहुत कुछ सीखना है, मुझे लोगों को सिखाना है। एक टाइम पे आप में उसकी भूख बढ़ जाएगी, और जब आप उस चीज़ को बहुत मेहनत करके उसे हासिल कर लोगे तो फिर आप कहोगे यार ये तो कॉमन सी चीज़ है, अब तो मुझे इस बात का घमंड भी नहीं होता कि मैं इतना अच्छा पढ़ा लेता हूँ। या अगर मैं एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ तो पहले मैंने ज्योतिष ज्ञान को सीखने के लिए बहुत प्रयास किया, मुझे बड़ा घमंड आ जाता है कि मैं तो बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हूँ, मेरी प्रिडिक्शन बहुत बढ़िया होती है। और एक समय ऐसा आ जाता है कि हम कहते हैं यार हमें इस चीज़ का तो घमंड भी खत्म हो गया है, अब तो मैं सिर्फ अपना इसको काम समझ के काम करता हूँ। तो उनका उन चीज़ों से मोह हट जाता है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ केतु अटैचमेंट और बाद में डिटैचमेंट मतलब कि एक बदलाव है। अब तीसरे घर का केतु अगर महिला की पत्रिका हो तो मिसकैरेज या अबॉर्शन जरूर देता है। मैंने 80 से 90% पत्रिकाओं में देखा है। जब हम प्रिडिक्शन करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कि ऐसा क्यों देता है। अब अगर 4 नंबर घर में हमारे केतु विराजमान होता है, चौथा घर जो हमारी माता का घर होता है, हमारे सुख का घर होता है। अब कुछ ना कुछ सुख को पाने की इच्छा तो हर इंसान में है, उसे हर चीज में कोई ना कोई सुख चाहिए, तो वह उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत भी करता है, बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, और जब उसे वो चीज़ मिलती है तो उससे उसको अटैचमेंट हो जाता है। तो हर सुख की चीज जब तक आपके पास नहीं होती तब तक आपको उसकी बहुत इच्छा होती है कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए, और जब वो चीज हमारे पास आ जाती है तो कुछ समय के बाद हम उसकी कदर भी नहीं करते। हम कहते हैं अब तो ये हमारे पास है, अब हमें इससे और अच्छा चाहिए, क्योंकि केतु बदलाव है। वो कहता है आज मेरे पास वैगन आर थी तो अब मुझे होंडा सिटी लेनी है, अगर मेरे पास होंडा सिटी थी तो अब मुझे ऑडी लेनी है। तो केतु क्या है थोड़ा थोड़ा शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब जिनके भी 4 नंबर घर में केतु होगा, ऐसे जातक को देखेंगे तो वे अपने घर में बड़ा संत सा या फिर एक बड़ी पॉजिटिव वाइफ वाला इस तरह का अपना माहौल अपने प्रति दिखाएंगे कि मैं बड़ा सीधा सज्जन, बड़ा समझदार और सयाना व्यक्ति हूं, क्योंकि केतु एक संत है, केतु एक आध्यात्मिक है,
और सुख के स्थान में या घर के स्थान में वह अपना इस तरह का प्रभाव दिखाता है। और जब ऐसे व्यक्ति घर से बाहर जाते हैं तो उनका रूप बिल्कुल बदला हुआ दिखाई देता है। आप कहोगे यार ये आदमी तो बड़ा संत सा है, बाहर जाके तो बड़ा फेमस, बड़ा फॉर्मल या बड़ा एक्टिव होकर दिख रहा है, इसको ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं है। तो केतु जैसे जातकों को इस तरह का चौथे घर में देखा जाता है। अब अगर केतु हमारे 5 नंबर घर में विराजमान होता है, अगर 5 नंबर घर में केतु विराजमान है, पांचवा घर हमारी संतान का है, हमारी बुद्धि का है, हमारी उत्पत्ति का है, हमारे पूर्वार्जित कर्मों का है, तो ऐसे जातक अपने पूर्वार्जित कर्मों से कुछ ना कुछ जरूर लेकर आए होते हैं, जिनका कि हमारे उत्पत्ति के स्थान में, हमारे पूर्वार्जित कर्मों के स्थान में जब केतु विराजमान होता है तो हमें उस चीज का इंडिकेशन देता है। अगर किसी महिला की पत्रिका में केतु 5वें घर में विराजमान हो तो ऐसी महिलाओं को अगर वे कंसीव करती हैं तो उनका कंसीव कर लेने के बाद पहले महीने से लेकर 7वें महीने तक मिसकैरेज होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि केतु गर्भ को ठहरने नहीं देता है, क्योंकि उसमें हर चीज के लिए बहुत स्ट्रगल दिखाता है। मगर अगर ऐसी महिलाएं अपने साइकिल को जब पूरा कर लेती हैं तो ज्यादातर इनको पुत्र संतान की प्राप्ति होती है और वह पुत्र इनके लिए बहुत सक्सेस लेकर आता है, बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वह उनको उनके पूर्वार्जित कर्मों के रूप में मिला होता है। और यहां से भी केतु की दृष्टि 11वें घर पे जाती है तो ऐसे बच्चे बहुत ऊंचाइयों को छूते हैं और बहुत अच्छा नाम और फेमस भी पाते हैं। अब 5वें घर का केतु भी हमें बहुत अच्छा पूर्वाभास भी कराता है। और केतु भी गुरु बृहस्पति की तरह एक आध्यात्मिक प्लैनेट है। इसकी भी 3 दृष्टियां होती हैं जो आप जानते हैं, 5 नंबर, 7 नंबर और 9 नंबर। तो केतु भी जहां पर विराजमान होता है वहां से एक त्रिकोण का निर्माण करता है। तो अगर हमारे केतु किसी के 1, 5 या 9 घर में बैठा है तो ऐसे व्यक्ति को धर्म के प्रति केतु का बड़ा प्रभाव मिलता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो एस्ट्रोलॉजी कर रहा है या अध्यात्म से जुड़ा हुआ है तो आप देखोगे कि उसका व्यक्तित्व बिल्कुल ही बदल जाता है, क्योंकि अगर एक 5-9 में केतु विराजमान है तो वह आपकी देखने की, समझने की दूरदर्शिता को बिल्कुल बदल देता है। वह आपके व्यक्तित्व को धर्म के साथ जोड़ता है और आप उस धर्म के साथ जुड़कर जीवन में आगे अध्यात्म की तरफ बढ़ जाते हैं। अब अगर किसी के 2, 6, 10 में केतु विराजमान हो तो ऐसे जातक जिनका कि अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण, अगर इन त्रिकोणों में किसी के भी केतु है तो ऐसे लोग अगर किसी रेमेडी को करते हैं तो वो रेमेडी पूर्ण रूप से सफल जरूर होती है। अब अगर 2, 6, 10 या 3, 7, 11 में केतु होता है तो वह हमें हर चीज की उपलब्धि दिलाने के लिए होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि केतु सिर्फ देने का भाव है, वो देने के लिए ही आता है। तो वह आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है, वह बहुत आपको अच्छा धन, वैभव और शौर्य देता है। और 3, 7, 11 में बैठा केतु आपकी हर तरह की इच्छा को पूर्ण करने की ताकत रखता है। इसलिए धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और हमारा मोक्ष त्रिकोण 4, 8 और 12, जिसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं। और आप बहुत लोगों के मुख से आपने सुना भी होगा कि 12वें घर का केतु हमें मोक्ष देता है। अब मरने के बाद मोक्ष मिलेगा या जीवन, ये मुझे तो नहीं पता, मगर 4, 8, 12 में बैठा केतु हमें मोक्ष के मार्ग पर या अध्यात्म की तरफ बढ़ाता जरूर है। अगर हमारी आध्यात्मिकता सही दिशा में जाए तो जिनके भी 4, 8, 12 में केतु बैठा होता है वह एक बहुत अच्छी सोल होते हैं, एक प्योर सोल होते हैं और वह अध्यात्म की दिशा में बहुत आगे बढ़कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर सबसे अच्छा स्थान केतु का कोई है तो मैं उसे मोक्ष त्रिकोण को मानता हूं। और उस मोक्ष त्रिकोण में भी 9 नंबर घर में जब केतु विराजमान होता है तो केतु यहां पर उच्च का कह सकते हैं या इसकी मूल त्रिकोण राशि कह सकते हैं। तो केतु 9 नंबर घर में सबसे अच्छा रिजल्ट भी देता है। अब अगर हमारा केतु 6 नंबर घर में विराजमान होगा, छठा घर जो कि हमारे रोग, ऋण, विवाद और शत्रु का है,
हो सकता है हमारे पूर्वार्जित कर्मों में हमने जो अपनी जीवन चक्र पूरा किया है उसमें किसी का कोई हमारा लेना देना, हमारा कर्जा, हमारा विवाद, हमारा कोई संघर्ष बाकी है। केतु उस संघर्ष को पूरा करने के लिए छठे घर में आपको दिखाई देता है और यह आपको हर चीज को पूर्ण करने के लिए तैयार रहता है। अगर हमने इस घर से कुछ भी अलग या कुछ भी गलत काम किया है तो वह हमें उस चीज को पूरा करा कर ही रहता है। केतु अगर छठे घर में विराजमान हो तो ऐसे जातक रोग और बीमारी भी देता है। अब छठे घर का राहु अगर हमें कोई बीमारी देता है तो वह आपको, मान लीजिए आपके हथेली में दाना निकल आए तो आप उसे देखेंगे कि 2 घंटे बाद ये बहुत बड़ा हो जाता है, या एक छोटा सा कट होता है, अगर हम उस पर ईचिंग कर देते हैं तो वो और बड़ा हो जाता है। तो केतु एलर्जी का कारक है, केतु हर चीज को बढ़ाने का है, तो वह आपके रोग को या आपकी एलर्जी को इतनी तेजी से बढ़ा देता है कि आप कहते हो 1 घंटे पहले तो छोटा सा दाना था, आज ये बड़ा सा हो गया है। तो केतु छठे घर में हमें अगर कोई रोग देता है तो इस तरह का रोग हमें देखने को मिलता है और छठे घर में केतु से रोग को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम बीमारी को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें बीमारी किस तरह की है। वो इतनी तेजी से बढ़ती है कि हम खाली देखते ही रह जाते हैं और बीमारी अपना रूप लेकर सामने आ जाती है। तो अगर केतु शुभ ग्रहों के साथ है तो ऐसा व्यक्ति कर्जा लेगा, परेशानी में आएगा और इतनी ज्यादा पीड़ा अपने पास इकट्ठी कर लेगा कि वह सोचेगा कि मैं कर क्या रहा हूं, मगर जब वह उन सब से दूर होगा तो बिल्कुल ही हर परेशानी, हर संघर्ष, हर समस्या को चीरता हुआ आगे निकल जाता है। अब अगर केतु हमारे 7वें घर में विराजमान हो, 7वें घर का केतु जो कि हमारे पार्टनर का है, हमारे जीवन साथी का है, ऐसे जातकों के बीच में लड़ाई झगड़े तो जरूर होते हैं, मगर जब आप उनसे बोलो कि इतना लड़ाई झगड़ा करते हो तो अलग क्यों नहीं हो जाते, तो ऐसा जातक सोच में पड़ जाता है। ये लड़ाइयाँ कराएगा मगर साथ में इतना अटैचमेंट रखता है कि ये अलग नहीं होने देता है, क्योंकि हमें इनके साथ कोई ना कोई हमारा पूर्वार्जित कर्म बाकी है। जब तक वह हमारा कर्म पूर्ण नहीं होता तब तक वह अटैचमेंट नहीं छूटता, और जब अटैचमेंट छूटता है तो फिर वह डिटैचमेंट की तरफ बढ़ जाता है। तो ऐसे व्यक्ति उम्र के एक पड़ाव पर आकर या तो अकेले हो जाते हैं या प्रकृति के अनुसार इनको अकेला होना पड़ जाता है, क्योंकि इनके स्वभाव में थोड़ा सा अलगावपन दिखाई देता है। अब हो सकता है ऐसे जातकों के मन में शादी का ख्याल ही ना आए, क्योंकि ये आध्यात्मिक प्लेनेट है, अध्यात्म से जुड़ा होता है। तो ये सारी प्रेडिक्शन हम कब कर सकते हैं, ये किस ग्रह के साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, वह किसके साथ किसका प्रभाव लेके कार्य कर रहा है, तो आधी से ज़्यादा प्रेडिक्शंस को हम बिना किसी के साथ रिलेट किए नहीं कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको केतु है क्या और किन किन घरों में किस तरह का प्रभाव रखता है ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब अगर 8 नंबर घर में केतु विराजमान होता है तो 8वां घर जहां पे दुख स्थान कहते हैं, ऐसे स्थान पर जाकर केतु, अगर मान लीजिए कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो आप देखते हैं उसकी बॉडी पूरी तहस नहस हो जाती है। कोई ट्रेन के नीचे आता है तो बहुत बुरी तरह से कट जाता है। कभी कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो आदमी की बॉडी के चीथड़े भी नहीं मिलते हैं। अगर आप कोई बीमारी में हैं तो आपके शरीर के 8-10 अंगों को काट पीट के डॉक्टर इधर उधर कर देते हैं, या फिर आपका पोस्टमार्टम होकर आपकी बॉडी को बिल्कुल ही खराब कर दिया जाता है। तो केतु अगर 8वें घर में विराजमान है, अगर हमें वह चोट चपेट या एक्सीडेंट देता है तो हमें इस तरह का चोट और एक्सीडेंट मिलता है। मगर केतु की एक बहुत अच्छी विशेषता है, जिनके भी 8वें घर में केतु विराजमान होता है, अगर कोई उनके आसपास के सर्किल में कोई मृत्यु होने वाली होती है तो उस चीज का इंट्यूशंस ऐसे जातकों को सबसे पहले हो जाता है। अगर ऐसे व्यक्ति जरा सा भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं तो उनकी इंट्यूशंस पावर इतनी अच्छी होती है कि उन्हें हर चीज का पूर्वाभास या इंट्यूशंस आना शुरू हो जाता है। अगर 4, 8 और 12 में बैठा व्यक्ति, जिसे हम मोक्ष त्रिकोण कहते हैं, और ऐसा व्यक्ति अगर एस्ट्रोलॉजी में जाता है तो आप देखते हैं कई लोग बिना एस्ट्रोलॉजी की किताब को उठाए ही ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं जो सच हो जाती हैं। हम कहते हैं इनके पास कोई शक्ति है,
इनके पास शक्ति नहीं, इनके पूर्वार्जित कर्म इस तरह के होते हैं, इनको पीछे से भगवान से ऐसी ब्लेसिंग्स मिली होती हैं कि इनको इंट्यूशंस होने लग जाते हैं और ये बिना देखे ही प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो 8वें घर का केतु रिसर्च के काम में, सूक्ष्मता से सूक्ष्मता के काम में आपको बहुत आगे दिखाई देता है। अब 9 नंबर घर में हमारा केतु अगर विराजमान होगा, मैंने आपको बताया कि सबसे अच्छी प्लेसमेंट अगर मुझे केतु की लगती है तो 9 नंबर घर में लगती है। ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं। अगर ऐसा व्यक्ति आपको अध्यात्म से संबंधी ज्ञान देगा तो वह बहुत अच्छा ज्ञान देगा। वह आपको हर चीज की रेमेडीज अगर समझाना चाहेगा या कोई भी आपको ज्ञान की बात समझाना चाहेगा तो वो इस तरह से समझाएगा कि आपके मन में घर कर जाएगी। आप 10 लोगों की बातें सुनोगे मगर इस पर्सन की बात को फॉलो जरूर करोगे। 9 नंबर घर का केतु हमें इस तरह का प्रभाव दिखाता है। हो सकता है ऐसे जातक का अपने पिता के प्रति कोई कर्म बाकी हो, अपने पिता के साथ उसका कोई अटैचमेंट बाकी हो, और यह भी हो सकता है कि ऐसे जातकों को अपने पिता का सुख कम प्राप्त हो। तो ये सारे प्रभाव हमें 9 नंबर घर से केतु के साथ देखने को मिलते हैं। अब अगर 10 नंबर घर में हमारा केतु विराजमान होता है, अब कर्म के घर में कर्म का देवता बैठेगा, तो जिस तरह हम जानते हैं कि हम हर दिन प्रतिदिन हम पैदा होते हैं तो कर्म करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा कर्म हमेशा बदलता रहता है। तो ऐसे जातक बहुत अच्छा कर्म में लगे रहते हैं। वे जिस भी काम को करते हैं वे पूरा डेडिकेशन के साथ करते रहते हैं। जब ये काम में व्यस्त होते हैं तो ये किसी दूसरी चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। अब मान लीजिए अगर हमारा केतु शुक्र के साथ विराजमान होगा तो ऐसे जातकों को जब शुक्र के साथ केतु होता है तो बहुत लग्जरी देता है, बहुत सारा सुख आराम और पैसा देता है। और जब आदमी के पास बहुत सारा पैसा आ जाता है तो उसके बाद उसे अध्यात्म दे देता है। कहते हैं ना, जब आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जब आप कहते हो मैंने सारे सुख भोग लिए हैं, तो आपका अपने आप ही ध्यान मुक्ति की तरफ, अध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो एक तरफ विलासिता का ग्रह है जो कि हमें लग्जरी, पैसा, सुख, वैभव देता है और जब उससे अटैचमेंट कराता है, और एक समय आने पर हमें उससे डिटैचमेंट कराता है और हम उन सब चीजों को छोड़कर मोक्ष या मुक्ति की तरफ बढ़ने का प्रयास करने लग जाते हैं। अब अगर यही केतु शनि के साथ विराजमान हो जाए, शनि एक अलगावकारी ग्रह है, शनि को हम कर्म का देवता कहते हैं, तो शनि को हम एक संत कहते हैं। अब केतु भी हमारा आध्यात्मिक प्लैनेट और हमारे शनि देव भी एक आध्यात्मिक प्लैनेट। अब अध्यात्म के साथ अध्यात्म जुड़ेगा तो उसकी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो शनि और केतु की अगर युति हो तो ऐसे व्यक्ति ज्यादातर योगी, संत, महात्मा या एक अच्छे आचार्य की दिशा में बढ़ जाते हैं। उनका प्रारब्ध उनको एक समय पे आकर अध्यात्म की तरफ ऐसा लेके जाता है कि वह सारी मोह माया को छोड़कर एक संत बनना ज्यादा पसंद करते हैं। अब संत बनने का मतलब यह नहीं है कि आप संतरी चोला पहन के बैठ जाएं। संत बनने का मतलब कि आपके विचारों में इतना अध्यात्म आ जाएगा कि आप दिन रात प्रभु के प्रति आप समर्पित होने का भाव ले आते हैं। तो अब शुक्र है तो कैसा प्रभाव है और शनि है तो कैसा प्रभाव है, मैं आपको केतु के साथ जब ग्रह बैठता है इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब केतु अगर हमारे 11 नंबर घर में विराजमान होते हैं, कोई भी ग्रह अगर 11 नंबर घर में जाता है तो उसकी वृद्धि हो जाती है। 3, 7, 11 जिसे हम काम त्रिकोण कहते हैं। 11वां स्थान हमारी कामनाओं का है, हमारी इच्छा शक्ति का है। तो ऐसे जातकों की इच्छा शक्ति केतु के द्वारा जरूर पूरी होती है। जैसे हमारे मंदिर में सबसे ऊपर हमें ध्वजा दिखाई देती है, ऐसे व्यक्ति की ध्वजा बहुत ऊंची होती है। वह हमेशा फेमस रहने का प्रयास करता है या फिर वो फेमस जरूर होता है। ऐसे व्यक्ति अध्यात्म में या एनजीओ में या एक सफल नेता के रूप में या किसी भी फील्ड में अगर कोई अध्यात्म से जुड़ा या फिर एक अच्छा कर्म कर रहे होते हैं तो इनकी ध्वजा बहुत ऊंची लहरती है। तो 11वें घर का केतु बहुत शुभ और बहुत अच्छा होता है और हमेशा पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट ही देता है।
अब अगर केतु हमारा 12 नंबर घर में विराजमान होता है, 12वां घर जिसे हम भोग का स्थान भी कहते हैं और जिसे हम मोक्ष का स्थान भी कहते हैं। अब हमारा डिटैचमेंट भी हमें 12वें नंबर घर में दिखाई दे रहा है और हमें हमारा अटैचमेंट भी 12वें नंबर घर में दिखाई दे रहा है। अगर हमें भोगों की चीज़ों में जाना होगा तो हर चीज़ से हमें अटैचमेंट हो जाएगा, और अगर भोग की सारी सुविधाओं को प्राप्त करने के बाद हम जब उसे डिटैचमेंट होंगे तो हम मोक्ष की तरफ बढ़ जाते हैं, क्योंकि 12वां घर हमारा मोक्ष का भी है। तो शायद अब आपको मेरी बात समझ आ रही हो कि यहां पर भोग भी है और यहां पे मोक्ष भी है। तो जब भोग होगा तभी तो हम मोक्ष की इच्छा करेंगे, जब भोग होगा ही नहीं तो हम मोक्ष की इच्छा क्यों करेंगे। तो पहले ये हमें जो हम अपने पूर्वार्जित कर्मों से लेकर आए हैं, अगर पूर्वार्जित कर्मों से मेरा केतु आज 12 नंबर घर में विराजमान है तो कोई ना कोई मेरा प्रारब्ध ऐसा बाकी है कि मुझे भोग की चीजों का अभी सुख लेना बाकी है, और या फिर मैं भोग की चीजों का सुख ले चुका हूं। जो मुझे अपना अपना मोक्ष का कर्म करना था वह मैं अपनी यात्रा पूरी ना कर पाने की वजह से कर नहीं पाया, तो अब मुझे उस मोक्ष के कर्म को करना जरूरी है। तो केतु अपने आप ही आपसे को कर्म करा लेगा। तो हम यहां पर डिटैचमेंट भी देख रहे हैं और हम यहां पर अटैचमेंट भी देख रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं केतु बदलाव है। जब आप जीवन के सारे कार्यों को पूरा कर लेते हैं तो कहते हैं ना, जीते जी जिसने सारी खुशियां सारे सुख देख लिए और जिसने अपने आप को समय के अनुसार भगवान को समर्पित कर दिया, तो ऐसे व्यक्ति को जीते जी मोक्ष मिल जाता है। और केतु डिटैचमेंट भी है, अटैचमेंट भी है, और सबसे बड़ी बात केतु एक बदलाव है। तो आज मेरा प्रयास था आपको केतु ग्रह है क्या इसको समझाने का, मैं आपके साथ प्रयास कर रहा था, और कुंडली के 12 भावों में केतु कैसा काम करता है उसकी छोटी छोटी जानकारी आपको देने का प्रयास किया है। राहु और केतु को समझ पाना मेरी समझ से बहुत मुश्किल है। इसके लिए एक आध जीवन तो कम पड़ जाएगा, हम राहु और केतु को नहीं समझ सकते। मगर फिर भी जो जानकारियां मेरे पास राहु और केतु से संबंधित हैं, जो कि एक छोटे से पाठ में पूरी नहीं हो सकती, मैं आपको आगे भी देता रहूंगा या देने का प्रयास करता रहूंगा। आप सभी पर भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदा बनी रहे। सभी को हरि ओम।